नमस्कार, मैं गौरव मल्होत्रा और निदेशक टर्नर, राजकीय उद्योग प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ। आज मैं आपको टर्नर व्यवसाय के सैद्धांतिक विषय में अंकित प्रसंग सुरक्षा के तीसरे और अंतिम भाग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। इससे पहले हम लोगों ने सुरक्षा के प्रथम भाग में सुरक्षा क्या होती है और सुरक्षा कितने प्रकार की होती है इसके बारे में विस्तृत रूप से जाना। दूसरे भाग में हमने दुर्घटना होने के कारण जो आग लग जाती है, आग के कारण उसे कैसे बुझाया जा सकता है और कैसे उस पर अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग करके उसे बुझा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी। आज हम सुरक्षा के तीसरे भाग में प्राथमिक चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति को जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, घायल हो गया है या चोट लग गई है या बीमारी की वजह से वो परेशान है, उसको अस्पताल पहुंचाने से पहले जो उसको हम चिकित्सा देते हैं उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि यदि आप कोई भी व्यक्ति घायल हुआ है, यदि अस्पताल पहुंचाने में उसको देर हो गई और समय बर्बाद हो गया तो उसकी जान भी जा सकती है। तो जो घायल होने के बाद जो हम उसको सबसे पहले उपचार दे सकते हैं, स्वयं उसकी मदद कर सकते हैं, उसे ही हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। कोई भी किसी भी बीमारी, चोट या दुर्घटना होने पर चिकित्सक या एम्बुलेंस आने से पहले जो राहत कार्य, उपचार या ट्रीटमेंट किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं। इसका नाम फर्स्ट एड इसीलिए है कि जो सबसे पहले आप उसकी मदद करेंगे। यदि खून बह रहा है, आपने खून बहना रोक दिया, या वो बेहोश है उसको होश में लाने का प्रयास किया, तो ये सब हमारा फर्स्ट एड में आता है। इसको देने से हो सकता है अस्पताल जाने से पहले उसको राहत मिल जाए और उसके प्राण बच जाए। इसलिए फर्स्ट एड के बारे में हमको हमेशा जानकारी रखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी कार्यशाला में या किसी वर्कशॉप में या कहीं काम करते वक्त ही आपका कोई साथी या आप स्वयं घायल हो सकता है रोड पर चलते वक्त कहीं भी आपको कोई घायल मिले, तो यदि आपको फर्स्ट एड की जानकारी है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं और अस्पताल जाने से पहले आप उसके प्राणों की रक्षा भी कर सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य ही होता है, 3 उद्देश्य उसके मुख्य होते हैं। सबसे पहले होता है जीवन सुरक्षा। प्राथमिक चिकित्सा देने का मेन उद्देश्य होता है कि जिस व्यक्ति को हम प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड दे रहे हैं उसका जीवन बचना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पता चला उसको ऐसा प्रयास करें कि उसके प्राण चले जाएं। तो जीवन प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य होता है किसी की जीवन की सुरक्षा करना। बीमार या घायल व्यक्ति, उसको हम अगर जीवन की रक्षा करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा काम है। दूसरा है अधिक नुकसान को रोकना। अधिक नुकसान को रोकने का अर्थ है कि यदि वो घायल हो गया है, बीमार हो गया है और चोट लग गई है, खून बह रहा है, यदि हम उसको, इसकी स्थिति हो सकता है आगे चल के ख़राब हो जाए, अस्पताल जाने में उसको समय लग सकता है, देर हो सकती है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको किसी तरीके से उसके खून बहने को रोकें, उसकी समस्याओं को समझें और जब तक वो अस्पताल ना पहुंच जाए या एम्बुलेंस आके उसको ले ना जाए तब तक जो उसको नुकसान हो सकता है हमें उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। यह नुकसान मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से हो सकता है वो चोट कम लगी हो लेकिन वो घबरा रहा हो, परेशान हो रहा हो, तो हम उसको मानसिक मतलब सांत्वना दे के उसको मजबूत बना सकते हैं। और यदि उसकी चोट ऐसी लगी है कि हम उसमें थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं तो उसको भी हम करके अधिक नुकसान को उसके रोक सकते हैं। तीसरा उद्देश्य है पूर्ति करना, अर्थात रोग मुक्त होने में सहायता करना। रोगी को दवाई, मरहम पट्टी देकर उसे निरोगी और पूर्णतः स्वस्थ करना प्राथमिक चिकित्सा का अंतिम उद्देश्य है। तो प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं। पहला, उसकी जीवन की सुरक्षा करना। जो नुकसान अधिक हो सकता है उसको किसी तरीके से रोकना, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। और दूसरा, बाद में उसको मरहम पट्टी करके दवा दे के प्रयास करना कि जल्दी से जल्दी उसका रोग दूर हो जाए और वो काम पर वापस लौट आए। प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए आपको पता है कि ज़्यादातर जगहों पे, कार्यशाला में, वर्कशॉपों में, आपकी गाड़ियों में, सब में फ़र्स्ट एड किट रखी होती है। ये फ़र्स्ट एड किट, ये देखिए इस टाइप से फ़र्स्ट एड किट होती है। ये फ़र्स्ट एड किट में आपने देखा होगा बहुत सा सामान ऐसा होता है जो आपके जनरल समझ, आपने उसको देखा भी होता है। तो प्राथमिक चिकित्सा किट में जो भी सामान रखा है
हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सही सामान को सही जगह पर यूज़ करें। हर वर्कशॉप में हर जगह पर एक फर्स्ट एड बॉक्स रखने की जगह होती है। उस फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या सामान होता है? सबसे पहले उस फर्स्ट एड बॉक्स में प्राथमिक चिकित्सा की एक बुक होती है। उस बुक में उस बॉक्स के अंदर जितना भी सामान रखा हो, चाहे वो कोई दवा हो, चाहे मरहम पट्टी हो, चाहे उसका डेटॉल हो, सबका क्रम से नाम लिखा होता है और सभी को किस बीमारी पर कैसे प्रयोग करेंगे उस बारे में पूरी डिटेल दी होती है। तो हमें जितना भी सामान है, यदि हमको सामान के बारे में जानकारी नहीं है और हमें फ़र्स्ट एड देना है तो सबसे पहले फ़र्स्ट एड बॉक्स में जो पुस्तिका रखी है उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो उसे पेट में दर्द हो और हम उसको सर दर्द की दवा दे दें। तो प्राथमिक चिकित्सा पुस्तिका में जो भी चीज़ लिखी होती है उसको ध्यानपूर्वक पहले पढ़ना चाहिए। उसके बाद टिंचर आयोडीन, टिंचर बेंजोइन, स्प्रिट अमोनिया, पोटेशियम परमैंगनेट, डेटॉल, इसमें से कोई ना कोई आइटम एक दो आपको उसमें मिलेंगे। आपको पता है डेटॉल का काम क्या होता है। किसी भी चोट लगने पर, घाव लगने पर, यदि वहाँ पर उसको आपको ड्रेसिंग करनी है तो उस घाव को साफ़ करना आवश्यक है। साफ़ करने के लिए इसमें से एक दो आपको आइटम आपके फर्स्ट एड बॉक्स में अवश्य मिलेंगे। टिंचर आयोडीन या डेटॉल ये अवश्य रखा रहता है, जिसको किसी भी घाव पे यदि किसी को चोट लगी है, वो गिर गया है, कट गया है, फट गया है, तो वहाँ पट्टी, क्योंकि धूल मिट्टी लग सकती है, तो वहाँ पट्टी बांधने से पहले हमको डेटॉल से या इन सब से उसको साफ़ करने के बाद ही अगला प्रक्रिया अपनानी चाहिए। दवाएं रखी रहती हैं सारी। सर दर्द की दवा मिलेगी आपको, बुखार की दवा रखी होती है, चक्कर आने की दवा रखी रहती है, किसी को एकदम से दस्त आने लगे उसकी दवा रखी रहती है, और हर पत्ते पर एक्सपायरी देखने के बाद ही उसको दवा देनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स का भी निरीक्षण समय समय पर करा जाता है कि ऐसा तो नहीं कोई दवा एक्सपायर हो गई हो या कोई चीज़ ख़राब हो गई हो। तो फर्स्ट एड बॉक्स में जितनी भी दवाएं रखी होती हैं उसकी प्राथमिक चिकित्सा बुक में सबका नाम, किस बीमारी पे कौन सी गोली कितनी देनी है, ये लिखा होता है। उसके अध्ययन करने के बाद ही हमको दवा देनी चाहिए। बर्नॉल का आपको मालूम है, किसी के जलने पर, कोई जल गया या किसी प्रकार से किसी को घाव हो गया तो आप सबसे पहले उसको डेटॉल से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद बर्नॉल लगाकर ही पट्टी लगाते हैं। ऐसे ट्यूब उसमें आपको रखे मिलेंगे। जलने वाला ट्यूब आपको उसमें रखा मिलेगा। सर में दर्द हो रहा है, बाम मिल सकता है आपको रखा हुआ। तो फर्स्ट एड बॉक्स में ये सब सामान रखे होते हैं। इसके अलावा दवाई जो प्लास्टर रखा रहता है, प्लास्टर का काम है जैसे किसी को चोट लग गई है, उंगली टूट गई है, छोटा मोटा उसको परेशानी हो गई है, तो उसमें प्लास्टर होता है जिसको आप उंगली पर बांध के आसानी से उसको राहत दे सकते हैं। रुई और जाली वाला कपड़ा, जिसे गाज भी कहते हैं, चोट लगने पर जब आप उसकी सफाई कर देंगे, दवा लगाएंगे, तो यदि डायरेक्ट आपने पट्टी बांध दी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो रुई या जाली वाला कपड़ा होता है उसको बांधने के बाद ही उस पर दवा लगा के फिर रुई या गाज वाला कपड़ा रखकर फिर उसको जो है पट्टी से बांधा जाता है। बैंडेज रखी रहती हैं, गोल पट्टियाँ रखी रहती हैं, जो घाव को, सर में चोट लग गई, हाथ में चोट लग गई या कहीं भी कोई चोट लग गई तो वहाँ पर पट्टी बांधने का काम इसी से होता है। काटने के लिए कैंची, चाकू और बांधने के लिए सेफ्टी पिन, ये सब आइटम भी आपको बहुत ही संभाल के रखा रहता है ध्यान से। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, कैंची भी रखी है, सब सामान अपनी जगह पे रखा रहता है। इसके अलावा जाली वाला कपड़ा भी होता है। आँख धोने का गिलास, कभी कभी किसी जगह पे काम करते वक्त व्यक्ति की आँख में कोई चिप्स चला जाता है, जैसे लेथ मशीन पर काम करते वक्त लापरवाही की वजह से आँखों में चिप्स चला जाए, या किसी केमिकल की फैक्ट्री में काम करते वक्त आँखों में कोई केमिकल का छींटा पड़ जाए, तो आँखों को तुरंत धोने के लिए एक ड्रॉपर का गिलास होता है जिसमें हम आँख को डाल के 10 बार 12 बार अंदर आँखें खोलते बंद करते हैं पानी में, जिससे आँखों के अंदर का वो कण बाहर निकल सकता है। हर बड़ी फैक्ट्री में फर्स्ट एड बॉक्स के साथ साथ एक स्ट्रेचर की व्यवस्था भी होती है। स्ट्रेचर का प्रयोग तब किया जाता है, आपने फर्स्ट एड बॉक्स में आपने उसको सहायता प्रदान करी, उसके बाद एम्बुलेंस के लिए आपने कॉल कर दिया, एम्बुलेंस बुलाने का आपने अपना प्रयास किया, उसको वहाँ से लेकर बाहर तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर भी वहाँ पर मौजूद रहता है, जिस पर लिटाकर हम अपने साथी को शीघ्र से शीघ्र अस्पताल पहुँचा सकते हैं।
और भी सामान इसमें और भी रहते हैं। हर फर्स्ट एड बॉक्स में अपनी एक किट अलग होती है। जिस जगह पर जैसा काम होता है उससे संबंधित दवाएं वहां पर रखना के लिए एक डॉक्टर नियुक्त होता है, जो समय समय पर उसकी जांच करता रहता है और दवाओं की और सभी सामानों की एक्सपायरी चेक करके उसको बार बार रिन्यू करता रहता है। प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, पहले हमें ABC की जांच करनी चाहिए। किसी भी रोगी को यदि हम प्राथमिक चिकित्सा देने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम हमें रोगी की A, B और C की जांच करनी चाहिए। A का मतलब एयरवेज, B का मतलब ब्रीथिंग और C का मतलब है सर्कुलेशन। तो किसी भी रोगी को प्राथमिक चिकित्सा देने से पहले सबसे पहले हमें उसके वायु मार्ग को चेक करना चाहिए। वायु मार्ग का तात्पर्य है जिस जगह से वो सांस लेता है, सांस अंदर बाहर जाती है, वो मार्ग उसका खुला है कि नहीं खुला है। यदि उस मार्ग में कोई अवरोध है तो हमें प्रयास करना चाहिए उस अवरोध को किसी तरीके से दूर करें। तो सबसे पहले हमें वायु मार्ग की जांच करनी चाहिए। नंबर दूसरा, ब्रीथिंग। वायु मार्ग जांचने के बाद हमें यह देखना चाहिए कि वह व्यक्ति श्वसन क्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी सांस चल रही कि नहीं चल रही। यदि वो सांस नहीं चल रही है तो अन्य विधियों से आप उसको सांस देने का प्रयास करेंगे। कृत्रिम सांस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पहले वायु मार्ग चेक करेंगे कि उसकी कोई सांस गले में जो नलियां हैं उसमें कोई अवरोध ना हो। दूसरा, उसके बाद ब्रीथिंग चेक करेंगे कि वो सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा। तीसरा, सर्कुलेशन। अंत में ये चेक किया जाता है कि जो व्यक्ति इसमें काम कर रहा है उसके अंदर खून का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि खून का प्रवाह हो रहा है तो उसको चेक करने के लिए हम उसकी धड़कन चेक कर सकते हैं, उसकी नाड़ी चेक कर सकते हैं, उसके सीने पे हाथ रख के या कान लगा के सुन सकते हैं कि उसकी धड़कन चल रही नहीं चल। तो सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा देने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका एयरवेज, उसकी ब्रीथिंग, उसका सर्कुलेशन ABC तीनों चल रहे हों, तभी प्राथमिक चिकित्सा देना शुरू करना चाहिए। इसके अतिरिक्त 3B की भी जांच की जाती है, जिसे बोलते हैं ब्रीथिंग, ब्लीडिंग और बोन्स। ब्रीथिंग का भी जांच करनी चाहिए, ब्लीडिंग भी देखनी चाहिए और उसकी हड्डियों की भी जांच करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि उसके कोई हाथ पैर में चोट लगी हो, उसका कोई टूट गया हो उसकी कोई हड्डी, ब्रीथिंग मतलब ब्लीडिंग हो रही हो उसको, और हम उसको ज़बरदस्ती इधर से उठा के उधर रखने का प्रयास करने लगे। तो इस तरीके से प्राथमिक चिकित्सा में सर्वप्रथम ABC का ध्यान हमें रखना चाहिए। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे लिए कौन कौन से निर्देश हैं। यदि हम किसी को प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए गए, आपका कोई साथी घायल हो गया है, आप वहाँ पहुँचे, तो आप स्वयं घबराएं नहीं। यदि आप घबरा गए तो आप उसको बल नहीं दे पाएंगे और वो बेचारा मानसिक रूप से कमज़ोर होके हो सकता है उसको दिक्कतें आ जाएं। तो सबसे पहले स्वयं को घबराना नहीं चाहिए और स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए कि किस स्थितियों की वजह से इसको ऐसी समस्या आई है। उसके बाद ही निरीक्षण करने के बाद ही आगे का काम करना चाहिए। फिर जो अभी आपने पढ़ा ABC का ध्यान रखना चाहिए, उसका एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। वायु मार्ग चेक करें, उसकी ब्रीथिंग चेक करें, सांस श्वसन क्रिया को चेक करें। फिर उसका जो है देखें नाड़ी चल रही है, उसका खून का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि रोगी को आपको लगता है कि उसके ऊपर कोई भारी चीज़ गिर गई है या आपको लगता है उसकी हड्डी भी कोई टूट गई है जो बाहर से नहीं पता चल रही है और उसको बहुत दर्द हो रहा है, तो रोगी को हिलाने का प्रयास ना करें। अगर आपको लगता है वो उसके गिरने से उसके पैर की या हाथ की कोई हड्डी टूटी है या उस पर कोई भारी सामान गिर गया है, तो कोशिश करें कि उसको हिलाएं ना। हिलाने से उसको और दर्द होगा और तकलीफ उसकी बढ़ जाएगी। रोगी की सांस की जांच करें, सांस चेक कर लें। यदि सांस चल रही है तो अच्छी बात है, यदि सांस लेने में उसको दिक्कत आ रही है तो कृत्रिम श्वास विधि द्वारा उसको सांस देने का प्रयास करें, क्योंकि इस कृत्रिम श्वास विधि से सांस देने पर हो सकता है उसकी प्राणों की रक्षा हो जाए। तुरंत से तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करें और आकस्मिक सेवा को बुलाने का हर प्रयास करें। एम्बुलेंस का नंबर, सबका नंबर वहाँ हर जगह लिखा होता है, और प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी आकस्मिक सेवा को बुलाएं। उसको आश्वासन देते रहें। कभी भी किसी भी घायल व्यक्ति को ये ना कहें कि तुम बचोगे नहीं, क्योंकि हमारी वजह से ही हम उसके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम उसको भरोसे में रखेंगे कि तुम बच जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो बड़े बड़े एक्सीडेंट के बाद भी आदमी बच जाता है। तो हमें उससे हमेशा आश्वासन देता रहना चाहिए
कि तुम घबराओ नहीं, अभी एम्बुलेंस आ रही है, तुम ठीक हो जाओगे, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस आश्वासन देने से भी बहुत से व्यक्ति के अंदर इच्छा जागृत हो जाती है और वो बच जाते हैं। तो आश्वासन हमेशा देते रहें। गोल्डन घंटे, जब कोई व्यक्ति घायल होता है, चोट लगती है, तो कुछ समय इसका ऐसा होता है, यदि उस समय में उसको इलाज मिल जाए तो उसके प्राण बच जाते हैं। वो समय ही उसके लिए गोल्डन घंटे कहलाते हैं। चिकित्सक डॉक्टरों ने भी ये बात बोली है कि किसी को कोई चोट लगी, कोई उसको प्रॉब्लम हो गई, यदि समय पर उसको इलाज मिल जाए तो वो बच जाता है। जैसे किसी के सर में चोट लग गई, अगर 6-7 घंटे में उसको डॉक्टर के पास पहुंचा दिया जाए, उसको प्राथमिक चिकित्सा दे के उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाए, तो उसके प्राण बच सकते हैं। तो वो समय ही गोल्डन घंटे कहलाता है। हर बीमारी के हिसाब से गोल्डन घंटे अलग अलग होते हैं, जिसके बारे में हमको आगे पढ़ेंगे। यदि आपको लगता है जहाँ चोट लगी है, घाव हुआ है, आपको दिख रहा है, आप उसकी सफाई कर सकते हैं, कोई उस रोगी को परेशानी नहीं होगी, तो आप उस जगह पर उसकी सफाई कर दें। और साफ़ करने के बाद, साफ़ करने के लिए मैंने आपको बताया, और वहाँ पर उसकी ड्रेसिंग कर दें। सफाई के लिए और ड्रेसिंग के लिए मैंने अभी आपको फर्स्ट एड बॉक्स में बताया था। सफाई के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, 3-4 आयोडीन, डेटॉल जैसे कई लिक्विड आपको रखे मिलेंगे। रुई रखी होगी, उससे आहिस्ता आहिस्ता उसकी चोटों को आप साफ़ कर सकते हैं। और दवा लगा के रुई या गाज या जाली वाले कपड़े से उस पर आप बांधकर बैंडेज करके उसको राहत दे सकते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमको इन नियमों का पालन करने से हम रोगी की जान को भी आसानी से बचा सकते हैं। रोगी को क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं, आपने देखा होगा समय समय पर हर जगह अलग समस्याएं होती हैं। तो रोगी को कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बिजली का झटका लगना। यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लग गया है और वो दूर जा गिरा है या बिजली के उसमें चिपका हुआ है, तो कभी भी उसको हाथ से छुड़ाने का प्रयास ना करें। सबसे पहले प्रयास करें किसी तरीके से, अगर आसपास मेन स्विच हो तो मेन स्विच को जल्दी से जल्दी बंद कर दें। उसके बाद यदि रोगी को आपको हटाना है तो लकड़ी के पटरा या प्लास्टिक या किसी ऐसी चीज़ से छुड़ाएं जिसमें बिजली का प्रवाह ना हो पाए। तो बिजली के झटके वाले समस्या में आप रोगी को कभी भी प्रयास ना करें कि हाथ से छुएं, क्योंकि अगर आप हाथ से छुएंगे तो आपको भी बिजली का झटका लग जाएगा या आप भी उसमें चिपक सकते हैं। इसलिए उसे लकड़ी के पटरे या प्लास्टिक से छुड़ाने का प्रयास ही करना चाहिए। रक्त के बहाव को रोकना। रक्त के बहाव को रोकने का तात्पर्य है किसी को चोट लग गई है, किसी का खून बह रहा है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं इस व्यक्ति का खून बह रहा है, आपके पास कोई फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी आप उसकी उस जगह को कस के हाथ से दबा लीजिए, रुमाल से दबा लीजिए। धीरे धीरे खून का प्रवाह रुक जाएगा, खून का थक्का जम जाता है और उसका खून बहना बंद हो जाएगा। यदि आपने समय पर उसके खून का बहाव नहीं रोका और अधिक खून बह गया तो उसके प्राण भी जा सकते हैं। तो प्रयास करिए, किसी भी रोगी के यदि कट गया है या घाव हो गया है तो सर्वप्रथम उसको खून को रोकने का प्रयास करें। यदि फर्स्ट एड बॉक्स है तो उससे रुई पट्टी लेके उस पर मरहम लगा के बांध दें। यदि नहीं है तो आप उसको हाथ से दबा के रखें। हाथ के दबाने से वो धीरे धीरे वहाँ पे खून का थक्का जम जाएगा और ब्लीडिंग रुक जाएगी। तीसरा है दम घुटना। दम घुटने का मतलब किसी किसी जगह पे आपने देखा आग लग गई, धुआं भर गया और व्यक्ति का सांस लेने में दिक्कत हुई, उसको दम घुटने लगा। या किसी केमिकल फैक्ट्री में एकदम से गैस का रिसाव हुआ, गैस के रिसाव से भी किसी का दम घुटने लग जाता है। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो सांस लेने में दिक्कत पैदा करती हैं, तो व्यक्ति का दम घुट जाता और वो बेहोश हो जाता है। आप यदि वहाँ मौजूद हैं तो सर्वप्रथम अपने मुंह पे कोई मास्क या रुमाल बांध लें, क्योंकि यदि आप भी उसके बीच में ऐसे ही चले गए उसको बचाने के लिए तो आपको भी सांस के वो जो है सांस आपकी भी दम घुटने लगेगा आपका और आपको भी दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे पहले अपने मुंह पे मास्क, रुमाल ऐसी कोई चीज़ लगाकर उसके पास जाएं और उसको वहाँ से निकाल कर खुली हवा में लिटा दें। जब खुली हवा में लिटाएंगे तो हो सकता है साफ़ हवा या स्वच्छ हवा मिलने से उसकी सांस फिर से सही हो जाए।
यदि उसके बाद भी वो होश में नहीं आता है तो आप प्रयास करें उसको प्राथमिक चिकित्सा में श्वसन क्रिया, जो कृत्रिम श्वसन क्रिया, उसको देकर उसकी सांस लाने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जल गया है, जलने का तात्पर्य, जलना 3 प्रकार से होता है, प्रथम डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो यदि कोई व्यक्ति जल गया है तो ये देखने का प्रयास करे कि कितना जला है, ऊपर जला है कि थोड़ा अंदर जला है या बहुत ज़्यादा अंदर की त्वचा जल गई है। तो हर एक प्रकार से जलने में हमको उपचार भी अलग अलग करना पड़ता है। प्रथम और द्वितीय वाले में, फर्स्ट और सेकंड बर्न में यदि कोई जल गया है तो उसको ठंडे पानी से आप उसको धो दीजिए। ठंडे पानी से जब लगातार आप उसको धोएंगे तो धीरे धीरे उसको दर्द होना कम हो जाएगा। और यदि आपके पास कोई मरहम या क्रीम नहीं है तो उसको लगाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। थर्ड डिग्री का आदमी जल गया है, अंदर तक उसकी त्वचा जल गई है, पानी डालने से उसमें फफोले पड़ सकते हैं, उस समय आपको सिर्फ कपड़े से उसको ढक देना चाहिए, जिससे उस पर कोई गंदगी, कोई वायरस उस पर ना लगे और उसको तकलीफ़ उसकी कम हो जाए। तो जलने के प्रकार के हिसाब से ही हमको उसका उपचार करना चाहिए। अगला है चेतना खोना। यदि किसी व्यक्ति की काम करते करते वो बेहोश हो गया, उसकी सांस रुक गई और वो गिर गया, तो जब उसकी चेतना खो गई, वो बेहोश हो गया, तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसको होश में लाने के लिए। होश में लाने के लिए देखिए, व्यक्ति को पहले एक करवट आप लिटा दीजिए, उसकी गर्दन को थोड़ा सा करके और उसके आसपास जगह को खाली छोड़ दीजिए। तो खुली हवा में जब वो लेटेगा और हो सकता है उसको सांस उसकी आ सकती है। यदि उसकी सांस आने में दिक्कत हो रही है तो जल्दी से जल्दी उसको अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। आँखों में रसायन का गिरना। आँखों में रसायन का गिरने का तात्पर्य है कि किसी फैक्ट्री में जैसे काम कर रहे हैं, आँखों में केमिकल छिट्टा पड़ा, आँखों में केमिकल चला गया, या लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं, आँखों में चिप्स चला गया। तो आँखों को कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए। आँखों को वैसे ही पकड़ के तुरंत तेज पानी के बहाव के नीचे इस तरीके से आपको आँखों के नीचे खोलना चाहिए। पानी की वजह से, ठंडे पानी की वजह से आँखों में जो भी गिरा है वो बह के बाहर निकल जाएगा और आँखें आपकी सुरक्षित हो जाएंगी। यदि उसके बाद भी आपको परेशानी महसूस हो रही हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को उसको जाके दिखाएं। आँखों को रगड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि आँख बहुत सेंसिटिव होती है। 1-2 बार रगड़ने से भी आपके रेटिना पे या आँखों के किसी और नाजुक अंग पर खरोंच आ जाएगी और आँखों को नुकसान हो जाएगा। इसलिए आँखों को सिर्फ दबाकर जल्दी से जल्दी पानी, ठंडे पानी में 10-15 मिनट धोने का प्रयास करना चाहिए। हड्डी का टूटना। हड्डी के टूटने से तात्पर्य है आपका कोई साथी गिर गया, उस पर कोई भारी सामान गिर गया, उसके हाथ पैर या कहीं की भी कोई हड्डी टूट गई। आप जब उसको हिलाएंगे, हड्डी टूटने में क्या होता है, दबाने में भी दर्द होता है, उसको छूने में भी दर्द होगा, सूजन भी आ सकती है। तो जब तक एक्सरे नहीं होता है आप नहीं बता सकते हैं कि इसकी हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है। तो अगर उसको छूने और दबाने पर दर्द हो रहा है तो कोशिश करें उसको वहाँ से हिलाए ना, और उसके उस जगह पर इस तरीके से खपच्ची बांध कर और पट्टी से बांध कर उसके उस जगह को आप सपोर्ट कर दें। तो जहाँ पे भी हड्डी टूटी है, जैसे यहाँ देखिए 20 से हड्डी टूटी है, इस जगह से हड्डी टूटी है, तो पट्टियाँ खपच्ची डाल के उसको जो है हम सपोर्ट दे देंगे तो उसकी हड्डी हिलना बंद हो जाएगी और उसको दर्द कम हो जाएगा। और उसको कोशिश करें जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचा दें। कभी कभी आपने देखा होगा कि व्यक्ति कोमा में चला जाता है। कोमा भी एक तरीके की बेहोशी होती है। जब कोई व्यक्ति दुर्घटना या किसी वजह से आवाज़ या इशारे को नहीं समझ पाता और अपनी चेतना को खो देता है और उसकी गति, रक्त संचरण और श्वसन में दिक्कत आती है तो वो कोमा में चला जाता है। कोमा कई प्रकार से होता है। शॉक लगना, सर पे चोट लगना, दम घुटना, अधिक शरीर गर्म या ठंडा होना, इन सब कारणों से भी उसको कोमा में जा सकता है। कोमा के लिए आपको अस्पताल भी ले जाना पड़ेगा, उसमें कोई भी फर्स्ट एड नहीं देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की सांस रुक गई है, उसको कोई दिक्कत आ रही है, तो 3 विधियों से हम उसको सांस देते हैं। सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि और लाबोर्ड विधि। इन 3 विधियों में अलग अलग तरीके से व्यक्ति को सांस देने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले हम सेफर विधि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रोगी को हम उल्टा लिटा देते हैं,
इसमें इस तरीके से रोगी को उल्टा लिटा देते हैं। फिर उसकी कमर में हाथ डाल के उसको 10 मिनट बार बार उसको ऊपर उठाते हैं, छोड़ते हैं, उठाते हैं, छोड़ते हैं। तो बार बार उसको कमर में हाथ डाल के उठाने छोड़ने से उसके फेफड़े में फेफड़ा चलता है और हो सकता है उसकी सांस लौट आए। दूसरी विधि हमारी सिल्वेस्टर विधि है। इसमें रोगी को सीधा लिटाते हैं। सीधा लिटाने के बाद उसके पीछे, सर के पीछे इस तरीके से बैठ जाते हैं और उसके हाथों को बार बार ऊपर और नीचे करते हैं, जिससे उसके फेफड़े चलने लग जाते हैं और सांस लौटने की संभावनाएं हमारी बढ़ जाती हैं। तीसरी लाबोर्ड विधि है। ये विधि बहुत आसान है। इस विधि में रोगी को सीधा लिटा देते हैं और उसके मुंह को साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद मुंह पे फूंक लगाकर हम मारते हैं और धीरे धीरे खूब कस के फूंक मारते हैं। फिर मुंह से मुंह हटा लेते हैं, जिससे जो फेफड़े में सांस लगी है वो निकल जाए। फिर फूंक मारते हैं, फिर सांस निकल जाए। ये प्रक्रिया कई बार करते हैं, उससे हो सकता है उसकी सांस लौट आए। कब कब कृत्रिम सांस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए? यदि कोई किसी भी जहरीली चीज़ से, साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और आर्गन फास्फेट जैसे विषाणुओं से उसको कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि मुंह पर मास्क, रुमाल या ऐसा कुछ लगा लें जिससे उसके मुंह की जहरीली चीज़ हमारे मुंह में ना आए, तब सांस देनी चाहिए। और यदि किसी को कोई बीमारी होने की संभावना हो तो भी हमें उसको सांस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो किसी जहरीली चीज़ से बीमार हो और दिक्कत आ जाए। आज हम लोगों ने इस प्रशिक्षण में प्राथमिक चिकित्सा का परिचय पढ़ा, उसके उद्देश्य पढ़े, क्यों दी जाती है उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा किट के बारे में जाना, क्या क्या उसमें होता है, प्राथमिक चिकित्सा की ABC के बारे में जाना। एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को चेक करने के बाद ही प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। हमको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम खुद घबराएं ना, उसको आश्वासन देते रहें, एम्बुलेंस बुलाएं जल्दी से जल्दी। रोगी की कौन कौन सी समस्याएं होती है उसके बारे में हमारा जाना, कि बिजली का झटका ना लगे उसको, क्या करें, बेहोश हो गया तो क्या करें, खून ज़्यादा बह रहा है तो क्या करें, हड्डी टूट गई तो क्या करें। हर एक समस्या पे अलग अलग हमको देखना पड़ता है। यदि कोई रोगी बेहोश हो गया है तो कृत्रिम सांस विधि द्वारा हम उसको कैसे सांस दे सकते हैं उसके बारे में जाना, और कब कब कृत्रिम सांस विधि नहीं देनी चाहिए इसके बारे में जाना। ये सभी मैंने निमी की ई-बुक से लिया था, जो टर्नर ट्रेड के लिए बनी हुई है। आशा करता हूँ आज जो मैंने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया वो आपके भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।